हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड पहले ही मैं बता दूं, ये कोई चादर या बेडशीट नहीं है प्लीज। दिस इज अ साड़ी। दिस इज माय साड़ी। एंड मैं इतनी 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 तैयार होकर इसीलिए बैठी हूँ क्योंकि ये वीडियो शूट करने से पहले मैं एक डांस वीडियो शूट कर रही थी, एक संबलपुरी डांस वीडियो। तो मैंने सोचा कि मैं तैयार हूँ ही तो लगे हाथों एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो भी शूट कर ही देते हैं, तुरंत तुरंत हो जाएगा। एंड मैंने तो बाल वाल भी स्ट्रेट किए थे, बट ह्यूमिडिटी एंड वेवी हेयर नॉट सो गुड कॉम्बिनेशन। अपने असली रूप में आ ही जाते हैं ये। एंड दीज बैंगल्स आर ऑल्सो डेफिनेटली नॉट माई साइज, क्लियरली नॉट माई साइज, बट मुझे मैचिंग करनी थी साड़ी से, इसीलिए मैंने सोचा कि पहन ही लेते हैं, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। एंड वैसे तो देखा जाए तो ये ब्लाउज भी कुछ खास मैचिंग है नहीं, बट इट इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग द कलर ऑफ माई साड़ी, सो इतना तो चलता है। एंड ऑल्सो दीज बैंगल्स आर लाख बैंगल्स, लाख की चूड़ियाँ। तो आज की जो वीडियो होने वाली है, इसमें जो मैं स्टोरी सुनाने वाली हूँ, ये किसी की पर्सनल स्टोरी टाइम वीडियो नहीं है। ये है झारखंड का एक फोकलोर, एक बहुत ही ज़्यादा पुरानी स्टोरी है झारखंड की। तो ये स्टोरी सुनाने का आइडिया मुझे कैसे आया वो मैं बताती हूँ। तो कल मेरे भ्राताश्री, मतलब मेरे राखी ब्रदर ने मुझे फिश करी बनवा के भिजवाया था, मतलब उन्होंने बनाया था तो उन्होंने मेरे लिए भी भिजवाया था। तो मैंने खा के उनकी बड़ी बड़ी तारीफ की कि बड़ा अच्छा बना है, मज़ा आ गया खा के, बहुत टेस्टी था। एंड एक्चुअल में टेस्टी था, बहुत अच्छा बनाया था उन्होंने। तो इस पे वो कहते हैं कि हाँ, फिश को साफ करते वक्त उसके कांटे लग गए थे मुझे, तो मेरे ब्लड के कुछ ड्रॉप्स गिर गए थे करी में, इसीलिए तुम्हें वो इतने टेस्टी लग रहे थे। एंड ऑब्वियसली उन्होंने ये मजाक में बोला, ऐसा कुछ सीरियसली नहीं बोला। हम दोनों हंसी रहे थे, इतनी देर में हमें क्लिक किया, उनको भी और मुझे भी, कि ये स्टोरी तो कहीं सुनेली सुनेली लग रही है, क्योंकि ऐसी ऐसी एक स्टोरी झारखंड की, एक होता है ना कि फोकलोर्स वगैरह है, मतलब बचपन से झारखंड के गांव गांव में ये स्टोरीज बच्चों को सुनाई जाती है, तो हमने भी ये स्टोरी सुन रखी है। एंड तभी उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम्हें ये स्टोरी अपने चैनल पे सुनानी चाहिए, तो मैंने ही बोला ओके हाँ, सुनानी तो चाहिए, ये अच्छा आइडिया है। सजेशन के लिए थैंक यू भ्राताश्री। हालांकि उन्होंने ये बोला था कि मुझे क्रेडिट ज़रूर देना आइडिया के लिए। तो ये स्टोरी है झारखंड के रांची डिस्ट्रिक्ट के बुरमू ब्लॉक के ठाकुर गांव नाम के गांव की। एंड आफ्टर नोइंग दिस आई वाज शॉक्ड एंड आई टेल यू व्हाई। मुझे पहले से पता थी ये स्टोरी के बारे में, मतलब ये स्टोरी मैंने पहले भी सुन रखी थी, बट ये स्टोरी एग्जैक्टली कौन सी जगह की है, कौन से गांव की है, वो मुझे नहीं पता थी। एंड ये भी मुझे कुछ महीनों पहले ही पता चली, जब मैंने इंस्टाग्राम पे किसी की रील देखी थी इस स्टोरी के बारे में। एंड वो उस जगह को दिखा भी रहे थे, उस गांव के बारे में भी वो बता रहे थे। एंड आई वाज शॉक्ड क्योंकि आज से 1 साल पहले मैं बुरमू ब्लॉक में थी, वो भी पूरे 2 महीने के लिए। मतलब मैं वहीं किसी गांव में थी फॉर 2 होल मंथ्स, वो भी ठाकुर गांव के पास ही। एंड आई वॉज देयर फॉर माई रावे प्रोग्राम। एंड मुझे उस टाइम तक पता नहीं था कि ये वो स्टोरी जो है वो इस जगह की है। अगर पता होता तो मैं ज़रूर वो गांव विजिट करने जाती, बट खैर छोड़ो। तो आज से कई 100 साल पुरानी ये कहानी है, ये बात है। एक गांव में 7 भाई हुआ करते थे और उनकी इकलौती बहन हुआ करती थी, जो कि तो उस परिवार में टोटल 9 लोग हुआ करते थे। उनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन फार्मिंग हुआ करता था, उनके पास काफ़ी अच्छी खासी ज़मीन हुआ करती थी। और क्योंकि वो लोग फैमिली में इतने ज़्यादा लोग थे, तो उनको लेबर वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो खुद ही अपनी खेती वेती सारा काम खुद करते थे। तो उनका रूटीन कुछ ऐसा था कि जो 7 भाई हैं और जो उनकी भाभी है, ये 8 लोग रोज खेत पे जाके काम करते थे। और जो छोटी बहन हुआ करती थी, उसका काम हुआ करता था कि उनके वापस आने से पहले, उनके खेत से वापस आने से पहले उस छोटी बहन को सारा खाना उनके लिए रेडी करके रखना रहा। ये उनका रोज का रूटीन था। वो 8 लोग जाते थे, सुबह खेत के लिए निकलते थे, काम करते थे और फिर वो काम करके वापस जाते थे और छोटी बहन उनके लिए खाना तैयार रखती थी और फिर सब लोग साथ में बैठकर खाना खाते थे। तो इसी तरह एक दिन फिर से वो 8 लोग खेत में काम करने गए और वो जो छोटी बहन थी वो जंगल जाकर कुछ साग तोड़ कर लाती है, कुछ हरी सब्जियां और साग तोड़ कर लाती है। और जब वो साग को काट रही थी तो गलती से उसका हाथ कट जाता है, उसकी उंगली कट जाती है और बहुत
सारा खून निकलने लगता है, इतना खून निकलने लगता है कि वो जो खून है वो साग में जाके लग जाता है। अब उसको समझ नहीं आता है कि मैं इसे कैसे साफ करूँ, अगर मैं इसे दीवार पे पोंछ दूँगी तो भैया लोग देख लेंगे, उनको चिंता हो जाएगी, और अगर मैं इसे अपने कपड़े पे पोंछ लूँगी तो भाभी को लगेगा कि मेरे पीरियड चल रहे हैं। उस टाइम तो पीरियड बहुत बड़ा टैबू हुआ करता था, तो वो सोच रही थी कि अगर मैं कपड़े पे लगा दूंगी तो भाभी को लगेगा कि मेरे पीरियड चल रहे हैं और फिर वो खाना नहीं खाएंगी। खून रोकने के लिए उसने क्या किया, उसने साग के कुछ पत्ते लिए और उससे अपने हाथों को उसने साफ किया और अपनी उंगली में उसने बांध लिया ताकि खून रुक जाए। फिर अब वो क्या करती है कि साग में तो खून गिर चुका था और वो वेस्ट नहीं करना चाहती थी उसे, क्योंकि उनके भाइयों के आने का समय हो चुका था और वो फिर से सब कुछ शुरू करती, फिर से जंगल जाती, फिर से साग तोड़ के लाती, तो बहुत समय निकल जाता और उनके भाइयों को समय पे खाना नहीं मिल पाता। तो उसने क्या किया, उसने जितना हो सका उसने साफ किया साग को, लेकिन कुछ खून के अवशेष रह गए थे साग में, तो उसने वैसे ही साग बना दिया, ये सोच के कि किसी को पता नहीं चलेगा। एंड उसने साग बना दिया और इतने में उसके सारे भाई और उसकी भाभी आ चुके थे और सब खाना खाने के लिए बैठ गए। सब लोग वो साग खाते हैं, जब सब लोग खाना खाते हैं, वो साग खाते हैं, तो सब लोग बहुत तारीफ करते हैं अपनी छोटी बहन की कि वाह बहन, आज तूने क्या बना दिया, ये साग तो हम पहले भी खा चुके हैं, ये साग तो तुमने पहले भी बनाया है, लेकिन आज तुमने कुछ अलग बनाया है, आज ये कुछ अलग स्वाद कर रहा है, आज ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो छोटी बहन भी खुश हो जाती है कि मेरे भाइयों को मेरे हाथों का खाना खाना पसंद आया। मेरे भाई उससे पूछ रहे थे कि आज तूने ऐसा क्या डाला है, इतना स्वादिष्ट कैसे लग रहा है, कल से रोज़ ये साग बनाना। तो इस पे छोटी बहन कुछ नहीं बोलती है और फिर अगले दिन फिर से वो वही साग बनाती है, लेकिन आज वो स्वाद नहीं आ रहा था, बिकॉज़ ऑब्वियसली पिछले दिन उसमें खून था, आज उसमें खून नहीं है। ये उसके भाई बोलते हैं कि बहन, आज तो ये कुछ अलग लग रहा है, ये कल जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, कल तूने क्या डाला था, कल तूने कैसे बनाया था, प्लीज़ बता दे, बता दे, बता दे। बट वो नहीं बताती है, नहीं बताती है। एंड ऐसे ही 3-4 दिन हो जाते हैं और वो उसको पूछते रहते हैं कि उस दिन तूने कैसे सब्ज़ी बनाई थी, कैसे साग बनाया था, क्या डाला था उसमें, क्या अलग था? ऐसा-ऐसा उसको पूछने लगता है और बहुत ही ज़्यादा वो इंसिस्ट करने लगते हैं। तो छोटी बहन भी सोचती है कि अब मैं इनको बता ही देती हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो वो छोटी बहन उनको बता देती है कि उस दिन मेरी उँगली कट गई थी, तो मेरा खून गिर गया था, बस इसीलिए थोड़ा आपको अलग लग रहा था और कुछ नहीं है, मैंने कुछ और डाला नहीं था अलग से। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उन सातों भाइयों में से जो 5वां भाई था, वो थोड़ा-सा ग्रीडी, थोड़ा-सा लालची किस्म का आदमी था। उसने क्या किया कि उसने अपने बाकी भाइयों को कन्विंस किया, उनको जाके उन्होंने बोला कि अगर बहन का खून इतना स्वादिष्ट है, तो सोचो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। और फिर उसके सारे भाई भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। वो उनको अपनी बहन से कुछ ख़ास लगाव था नहीं। लेकिन जो सबसे छोटा भाई था, वो अपनी बहन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, उसको अपनी बहन से बहुत ही ज़्यादा लगाव था और उस बहन को भी अपने इस छोटे भाई से बहुत ही ज़्यादा प्यार था। तो वो जो छोटा भाई है, वो बिल्कुल भी कन्विंस नहीं होता है, वो उनके अगेंस्ट जाने की कोशिश करता है, उनको समझाने की कोशिश करता है, जिस पे कि उसके भाई उसे भी डराने लग जाते हैं, कि उसे भी धमकी देते हैं कि अगर तूने हमारा साथ नहीं दिया तो हम उसके साथ-साथ तुझे भी मार देंगे, तुझे भी उसके साथ ही खा जाएँगे, ऐसा-ऐसा करके उसको डराने लगते हैं। और क्योंकि वो छोटा था, कमज़ोर था, अकेला पड़ गया था, तो उसको ना चाहते हुए भी अपने भाइयों की बात माननी पड़ी। उन्होंने प्लान बनाया कि हम उसको शिकार के बहाने जंगल लेकर जाएँगे और फिर उसे मार देंगे वहीं पे। तो उसके भाई बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसा उन्होंने सोचा रहता है। वो कुछ दिन बाद अपनी बहन को अपने साथ जंगल लेकर जाते हैं शिकार खेलने के बहाने और उसे कहते हैं कि बहन, यहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर होंगे, तो तुम एक काम करो, तुम ये पेड़ पे बनी मचान पे जाकर बैठ जाओ। तो बहन वहाँ जाकर बैठ जाती है और वो सारे भाई क्या करते हैं, वो पास ही में एक चट्टान, एक छोटा-सा पहाड़ जैसा होता है ना, मतलब जो पहाड़ नहीं होता है लेकिन पहाड़ जैसा कुछ बोल सकते हैं, मतलब चट्टान, चट्टान ही मान लो। तो वहाँ एक चट्टान था, वहाँ जाकर अपने सारे जो तीर धनुष धनुष नहीं, अपने जो सारे तीर होते हैं उनको वो लोग शार्प करने लगते हैं सब।
तो जैसे ही सारे भाइयों ने अपने तीरों को शार्प किया, वो लोग एक-एक करके उस पे निशाना दागने लगे, लेकिन सबके निशाने मिस हो रहे थे और इतने में बहन भी कन्फर्म हो चुकी थी कि मेरे भाई मुझे मारना चाहते हैं, आज मेरा आखिरी दिन है। और क्योंकि वो अपने भाइयों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, तो वो वहाँ से हिल भी नहीं रही थी, वो वहीं पे बैठी हुई थी और बस अपनी मौत का इंतज़ार कर रही थी। वो अपनी बलि देने के लिए तैयार थी अपने भाइयों के लिए। तो इतने में वहाँ दूर से चिल्लाकर बोलती है अपने भाइयों को अपनी मातृभाषा में, बिंदु बिंदु दादा छाती तैक तैक। इसका मतलब है कि जान से मारना ही है तो सीधा छाती पे वार करो, इधर-उधर तीर क्यों चला रहे हो भैया। तो सारे भाई एक-एक करके निशाना लगा रहे हैं, लेकिन सबका निशाना चूक जा रहा था। लेकिन जो सबसे छोटा वाला भाई था, क्योंकि उसको अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा लगाव था, तो वो निशाना नहीं लगाता है। वो चुपचाप साइड में बैठा हुआ रहता है और बस वो हेल्पलेस था, कुछ नहीं कर पा रहा था, वो बस उदास था। लेकिन उन सभी भाइयों में से जो वो छोटा भाई था, जो वो 7वां भाई था, वो तीरंदाज़ी में निपुण था और ये बात उनके भाइयों को पता थी। तो उनके भाइयों ने फिर उनको मजबूर करना शुरू किया, उनको धमकी देना शुरू किया कि अब तुम्हें ये करना होगा, तुम ही ये कर सकते हो, और उनको किसी तरह मजबूर किया। तो वो जो छोटा भाई है वो भी निशाना लगाता है, लेकिन वो जानबूझकर गलत निशाना लगाता है। वो यहाँ-वहाँ तीर मार रहा होता है, जिस पे कि उसकी छोटी बहन फिर से बोलती है, बिंदु बिंदु दादा छाती ताइक ताइक, और इतने में एक तीर जाके सीधा उसके छाती पे लगती है और वो उसकी उसकी बहन की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाकी 6 भाई बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी से उसके शव को उठाकर अपने घर ले जाते हैं उसे खाने के लिए। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, उनका मोटिव बन चुका था अब कि वो जो छोटा भाई है जिसको अपनी बहन से बहुत ही ज़्यादा लगाव था, अब उसको पूरी तरह तोड़ना है, उसको पूरी तरह टॉर्चर करना है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस छोटे भाई को बोला कि अब तुम ही इसे काटोगे और तुम ही इसे पकाओगे, वरना हम भी तुम्हें मार देंगे और तुम्हें भी इसके साथ पका कर खा जाएँगे। मतलब वो उसे बहुत ही ज़्यादा मजबूर करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, मतलब वो उनसे जो भी कराना चाहते थे वो करा रहे थे। तो वो उसे ये कहते हैं कि तुम ही इसे काटोगे, और उसने वैसा किया भी। फिर वो उसे कहते हैं कि अब जंगल से लकड़ियाँ भी तुम ही चुन कर लाओगे, और उसके जो बड़े भाई हैं उन्होंने उसे लकड़ियाँ लाने के लिए रस्सी जो दिया था उसके साथ छोटे-छोटे टुकड़े करके दिए थे। तो वो छोटा भाई जाता है जंगल में, लकड़ियाँ काटता है, बहुत सारी लकड़ियाँ वो काट लेता है, लेकिन अब उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो ये लकड़ियाँ कैसे लेकर जाएगा? इतनी सारी लकड़ियाँ वो कैसे लेकर जाएगा? अगर वो नहीं लेकर गया तो फिर उसके भाई उसको फिर से तंग करेंगे, उसे मारेंगे, पीटेंगे, उसे टॉर्चर करेंगे। तो वो वहाँ पे बैठ के रो रहा होता है कि भैया ने जो 7 रस्सी के टुकड़े दिए हैं, उसे साथ में बाँधने के बाद भी ये इतना बड़ा नहीं होगा कि मैं इससे लकड़ियाँ बाँध कर ले जा सकूँ। तो वो वहाँ उदास होकर बैठा होता है और रो ही रहा होता है कि इतनी देर में वहाँ पर एक नाग देवता आ जाते हैं और वो कहते हैं, वो पूछते हैं उस छोटे भाई से कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? वो छोटा भाई इधर-उधर देखने लगता है, उसे कुछ नहीं दिखता है। फिर उसे दोबारा आवाज़ आती है और वो देखता है कि नाग देवता उसके सामने है, तो फिर वो अपनी पूरी दशा उनको बताता है कि क्या-क्या हुआ, उनके भाइयों ने क्या किया उनकी बहन के साथ और उसके साथ क्या करना चाहते हैं। देवता भी उनकी स्टोरी सुनते हैं और उनको उन पे दया आ जाती है और वो उसे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं एक काम करता हूँ, मैं रस्सी की तरह इन लकड़ियों पे लिपट जाता हूँ और फिर तुम इन लकड़ियों को उठाकर अपने घर ले जाना, और जैसे ही तुम लकड़ियों को नीचे रखोगे मैं धीरे से वहाँ से निकल जाऊँगा। और ये सब देखकर उसके सारे भाई बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं, बिल्कुल चौंक जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि इतनी छोटी रस्सी के बावजूद भी ये इतनी सारी लकड़ियाँ कैसे लेकर आ गया। तो उन्होंने ठीक इसके बाद उसे पानी लाने के लिए भेज दिया और उन्होंने जो उसे घड़ा दिया था, जो छोटे भाई को उन्होंने घड़ा दिया था, उसपे एक छेद भी था। तो जो छोटा भाई है वो पानी लेने जाता है कुएँ में और वहाँ से वो पानी भर रहा होता है, लेकिन वो पानी ऑब्वियसली उसमें छेद था तो पानी सारा नीचे गिर जा रहा था। तो फिर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं पानी कैसे लेके जाऊँ? अगर मैं पानी नहीं लेकर जाऊँगा तो फिर सारे भाई मुझे मिलके मारेंगे, पीटेंगे, मुझे तंग करेंगे। तो वहाँ पे बैठ के भी परेशान रहता है, रो रहा होता है। इतने में उसे कुएँ से आवाज़ आती है,
कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तो वो देखता है कि नीचे कुएं में एक मछली, एक केकड़ा और एक मेंढक था। तो वो अपनी आप बीती उनको भी सुनाता है कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ है, मेरे भाइयों ने मेरी बहन के साथ ऐसा किया है और अब वो मुझे भी तंग कर रहे हैं, वो मेरे साथ भी वैसा ही करना चाहते हैं। इसीलिए जानबूझकर मुझे ये मटका दिया है जिस पे छेद है। तो वो मेंढक उसको मतलब वो मेंढक जो है उसको उस भाई पे दया आ जाती है और फिर वो मेंढक भी उसे कहता है कि एक काम करते हैं, तुम पानी भरो, मैं उस छेद में जाकर चिपक जाता हूँ, फिर तुम उस पानी को जब घर लेकर जाओगे और उसे दूसरे बर्तन में डाल देना और मैं वहाँ से निकल जाऊँगा। और रही बात मांस खाने की, तो तुम ये मछली और इस केकड़े को अपने साथ ले जाओ और इनको तुम पका लेना, और जब तुम्हारे भाई सारे मांस खा रहे हो और वो तुम्हें भी कहे मांस खाने को, तो तुम मछली खाना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और जब सारे भाई हड्डियाँ खा रहे हो, हड्डियाँ चबा रहे हो, तब तुम इस केकड़े को चबाना, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। क्योंकि उसको अपनी बहन से बहुत ही ज़्यादा प्यार था, तो वो किसी भी हाल में अपनी बहन का मांस तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहता था। ये मेंढक ने उसको इतना ब्रिलियंट आइडिया दिया। तो वो छोटा भाई राज़ी हो जाता है, वो भी मान जाता है और उस मेंढक और वो मछली और उस केकड़े को अपने साथ लेकर घर चला जाता है। तो वो छोटा भाई पानी लेकर चुपचाप घर चला जाता है और रात को सारे भाई खाने के लिए बैठते हैं, और जब सबको अ, उनकी बहन का मांस जब परोसा गया, तो वो जो छोटा भाई क्या करता है, वो सबसे नज़रें बचा के, छुप-छुपा के उसकी बहन का मांस बाहर लेकर चला जाता है और उसके घर के पास एक दीमक का टीला होता है ना, दीमक का टीला, हाँ, तो उसके अंदर डाल देता है। और जैसे-जैसे समय बीतते गया, टाइम होता गया, कुछ साल बीत गए, उस जगह पे जहाँ पे उसने अपनी बहन का मांस डाला था, वहाँ पे एक बड़ा-सा बाँस का झाड़ उग जाता है। तो अब तक और इस समय तक जो भाई थे, उसके सारे भाई, वो सब अलग-अलग रहने लगे थे, अलग-अलग घरों में। ये जो घटना हुई, इस घटना के कई साल बाद उस गाँव में बाहर से एक भीख माँगने वाला आदमी आता है, जो कि उसी बाँस के झाड़ से गुज़र रहा होता है बगल से। तो वो उस झाड़ को देखता है, उस बाँस के पेड़ को देखता है और कहता है कि ये पेड़ तो बड़ा सुंदर लग रहा है, अगर इस पेड़ को काट के मैं इससे केंद्रा बनाऊँ। केंद्रा मतलब वो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो झारखंड में बहुत यूज़ होता है। तो वो सोचता है कि अगर इससे मैं केंद्रा बनाऊँ तो इससे कितनी मधुर ध्वनि निकलेगी। और वो ये सब सोच ही रहा होता है कि इतने में उस बाँस के पेड़ से आवाज़ आती है, ना काट काट रे जोगी, ई तो लागे मोर भैया रोपल बाँस। इसका मतलब है कि मत काटो इस बाँस को, ये तो मेरे भैया ने रोपा है। लेकिन फिर भी वो सुनता नहीं है, वो रुकता नहीं है, वो फिर भी उस बाँस को काटता है, और उसका उद्देश्य ये था कि अगर इस बाँस की आवाज़ इतनी मधुर है, तो इससे केंद्रा बना के मैं इसे जब बजाऊँगा, तब वो कितनी मधुर होगी। उससे तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाएँगे, लोग मोहित हो जाएँगे, और बिल्कुल वैसा ही होता है। वो जहाँ भी जाता था, उस केंद्रा को बजाता था, तो लोग बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते थे उससे और बिल्कुल ही मंत्रमुग्ध हो जाते थे और उससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते थे। एक दिन घूमते-घूमते वो आदमी उस बड़े भाई के घर पे पहुँचता है और केंद्रा बजाने लगता है, लेकिन इस बार उस केंद्रा से मधुर ध्वनि निकलने की जगह कुछ और निकलता है। उस केंद्रा से आवाज़ आती है, ना बाज रे केंद्रा, ई तो लागे मोर दुश्मन का घर। और जितनी बार वो केंद्रा बजा रहा था, यही सेम आवाज़ निकल रही है कि ना बाज रे केंद्रा, ई तो लागे मोर दुश्मन का घर। मतलब कि मत बजो, ये तो मेरे दुश्मन का घर है। और बार-बार यही आवाज़ निकलने की वज़ह से वो जो बड़ा भाई था, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो मार-पीट कर उसे वहाँ से भगा देता है, उस आदमी को। और फिर वो इसी तरह कर के सभी भाइयों के घर जाता है और सभी भाइयों के घर पे बिल्कुल यही ध्वनि बजती है कि ना बाज रे केंद्रा, ई तो लागे मोर दुश्मन का घर। और इसी तरह घूम-घूम के, पिटाई खा-खा के वो आदमी फाइनली उस छोटे भाई के घर पे पहुँच जाता है और फिर वहाँ पे वो केंद्रा बजाता है। एक बार जब वो केंद्रा बजाता है, तो आवाज़ आती है, ज़ोर-ज़ोर से बाज रे केंद्रा, ई तो लागे मोर छोटे भैया का घर। इसके बाद बहुत ही ज़्यादा मधुर ध्वनि निकलती है उस केंद्रा से, और उस मधुर ध्वनि को सुनकर वो छोटा भाई जो होता है, वो बाहर निकलता है और वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उस आदमी से
वो केंद्रा खरीद लेता है। वो उसे खरीदता ही नहीं है, वो उस जोगी को अपने घर पे बिठाता है, उसे अच्छे से खिलाता-पिलाता है, अच्छे से उसकी सेवा करता है और उसके बाद उसको विदा करता है। फिर धीरे-धीरे समय बीतता है और फिर एक समय आता है जब वो छोटे भाई को किसी काम की वजह से बाहर जाना पड़ता है। तो वो रोज़ जब बाहर जाता था तो एक चीज़ वो ध्यान देता था कि जब भी वो घर पे आता था तो उसका घर बहुत ही ज़्यादा साफ रहता था, उसके सारे बर्तन धुले हुए रहते थे। तो उसे समझ नहीं आता था कि मैं तो यहाँ नहीं रहता हूँ तो कौन ये सब करता है? क्या मेरे नौकर ये सब करते हैं या फिर मेरी भाभी आकर करती है? तो उसने नोटिस किया कि वो जब भी बाहर जाता था और वापस आता था तो उसका घर बहुत ही साफ-सुथरा और सुंदर उसको मिलता था, एक भी गंदगी उसको नहीं दिखती थी। तो इस पे वो अपने नौकर से जाकर पूछता है कि क्या तुमने ये सब किया है? क्या तुम ऐसा काम करते हो? तो जिस पे कि नौकर मना कर देता है। फिर वो अपनी भाभी से जाके पूछता है तो उसकी भाभी भी मना कर देती है। तो फिर एक दिन उसने क्या सोचा कि आज मैं रुक कर देखूँगा कि यहाँ कौन आता है मेरे बाद। तो वो बाहर जाने का नाटक करता है और चुपके से दरवाज़ा बंद करके फिर से अंदर आता है और अपने कमरे में जाकर छुप जाता है। देखता है कि उस केंद्रा से एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर लड़की निकलती है और वो उसका घर का सारा काम करती है और फिर वो वापस उस केंद्रा के अंदर जाने ही लगती है कि इतने में वो छोटा भाई जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक लेता है। और क्योंकि उसने उसे रोक लिया था केंद्रा के अंदर जाने से तो वो इंसानी रूप में परिवर्तित हो गई थी और फिर वो जो देखता है वो देखने के बाद बिल्कुल ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया था क्योंकि वो लड़की हूबहू बिल्कुल उसकी छोटी बहन जैसी लग रही थी, मतलब वो उसकी छोटी बहन ही थी। ये सब देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है अपनी बहन को वापस पाकर और फिर कहा जाता है कि वो दोनों भाई-बहन खुशी-खुशी आगे साथ में रहते हैं। और आज भी उनके मेमोरियल वो 7 भाई और उनकी बहन के जो मेमोरियल थे, वो उस गाँव में मौजूद है। लोग वहाँ पर जाते हैं और ये भी कहा जाता है कि साल में एक बार उनकी याद में वहाँ पर पूजा की जाती है, जहाँ पर बकरे की बलि दी जाती है और उस बकरे को गाँव वालों में बाँट दी जाती है प्रसाद के तौर पर। और जिस साग की वजह से उस बहन की मृत्यु हुई थी, उस साग को भी चढ़ावे के तौर पर वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो यही थी 7 भाइयों और 1 बहन की कहानी। आई नो ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी होगी सुनने में, मुझे भी बहुत अजीब लगी थी सुन के। बट इट इज़ व्हाट इट इज़। आई डोंट नो ये कहानी कितनी सच है एंड कितनी फेक है, बट ये स्टोरी आज भी फ़ोकलोर की तरह झारखंड में सुनाया जाता है, झारखंड में याद रखी जाती है इस स्टोरी को। और ऐसी और भी स्टोरीज़ मैंने सुन रखी हैं एंड पढ़ रखी हैं एंड मैं चाहूँगी कि मैं आगे इन और स्टोरीज़ पे वीडियो बनाऊँ। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो, इंटरेस्टिंग लगी हो तो please do like this video and subscribe to my channel for more such videos and see you in the next one. Bye bye. टॉम की तरफ से भी bye bye.